तो राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पिछले 2 बार कर चुके हैं, जब उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगाया था। और उन्होंने फिर कई महीने से उन्होंने ये माहौल बना रखा था कि मैं एक ऐसा विस्फोटक बम लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको भारत के लोकतंत्र की सच्चाई, चुनावी व्यवस्था की सच्चाई पता चल जाएगी। आज उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया। आप सब जानते हैं पिछले वर्ष हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का, लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें यह बात वो ठीक कह रहे हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सब ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है चुनाव, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 10 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार थी, तो 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो वाकई वो सबको थोड़ा हैरान करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी ने उसमें लगातार तीसरी बार बाजी मारी और पिछली बार से बीजेपी की सीटें और वोट दोनों बढ़ भी गया था उसमें। अब राहुल गांधी ने आज क्या किया? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेटा के साथ आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें दोनों पार्टियों के बीच में मूल वोट का अंतर वो 1,18,000 का था, लेकिन वो बार बार 22,000 वोट आपको कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दिए। वो कुछ सीटों की बात कर रहे हैं। 11 सीटें कम मिली थी कांग्रेस को बीजेपी से, और इसके दम पर उनका कहना यह है, देखिए सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली थी और वोट मिला था 54,48,800। और कांग्रेस पार्टी जो कि सीपीआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इसको इनके गठबंधन को 37 सीटें मिली थी। तो 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास ज्यादा थीं और वोट मिले थे कांग्रेस और सीपीएम को मिला करके 54,64,000। तो 1,18,000 वोट का अंतर दोनों दलों के बीच में था। कुल मिलाकर के अगर आप कुल वोटर कहेंगे तो हरियाणा का 1,20,00,000 के करीब वोटर था। उसमें 54 लाख कुछ बीजेपी को मिला था और 55 लाख कुछ बीजेपी को मिला था, 54 लाख कुछ कांग्रेस पार्टी को मिला था। वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ 8-10 सीटों का, उन्होंने कहा कि इनके अंतर को निकाल लें वोटों का, तो ये 22,000 वोट है। अगर ये गलत वोट ना होता, 22,000 वोट। और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड कितना है, 25 लाख वोट का। इतने बड़े पैमाने पर नकली फर्जी वोटर उसके अंदर ऐड किए गए या डुप्लीकेट वोटर उसके अंदर ऐड किए गए, तो हम तो मात्र 22,000 वोट के अंतर से सीटों का खेल हो गया था। तो वो सीटें अगर इधर आ जाती तो हमारी सरकार बनती और बीजेपी की सरकार अल्पमत की, वो अल्पमत में आ जाते, वो सरकार नहीं बना पाते। तो ये वो आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने कुछ डेटा दिया जो कि उनकी पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जैसा ही है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक नाम बार बार जगह है, अलग अलग पोलिंग बूथ पर है, एक ही नाम एक ही चेहरा, लेकिन बाकी डिटेल अलग हैं, पता अलग लिखा हुआ है। इसका जवाब आप याद कीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया था बिना नाम लिए, जब उन्होंने कहा था कि एफिडेविट पर दें अपने सबूत, नहीं तो फिर माफी मांगे। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। ना राहुल गांधी ने माफी मांगी, ना एफिडेविट पर प्रमाण दिए। उन्होंने ये कहा था कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम 2 जगह हो सकता है, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि उसने 2 जगह वोट किया? 2 जगह वोट नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो यह अपराध है। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूं कि ये वोटर इतनी जगह पर सेम वोटर, सेम फोटो के साथ वोटर का आई कार्ड बना हुआ है, कहीं अलग नाम है, कहीं आयु अलग है, कहीं पता अलग है। लेकिन यह प्रूफ उनके पास भी नहीं है कि उसने 2 बार, 3 बार, 10 बार, जहां किसी का 20 बार भी नाम है, तो क्या उसने 20 जगह एक ही आदमी ने वोट डाला? इसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़ेगी पोलिंग बूथ की, जो चुनाव आयोग नहीं देता। तो राहुल गांधी अपने आरोप को, पिछले आरोप को थोड़ा सा आगे ले गए हैं कि पैटर्न वही है, इंडस्ट्रियल लेवल पर सेंट्रलाइज तरीके से फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और वो वोट डलवाए जा रहे हैं। ये उनका आरोप है जो सत्यापित नहीं होता। इसके लिए वो मांग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ की, जो केवल चुनाव आयोग के पास है। अब हमारे पास चुनाव आयोग क्योंकि देख रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो अभी ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो चुनाव आयोग के सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों के कुछ जवाब दिए। आप हमारे साथ प्रोग्राम में सारे मेहमान हैं, अभी बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत आगी जी और समीर चौगांवकर जी। पहला, इलेक्टोरल रोल के खिलाफ 0 अपील क्यों, कोई अपील क्यों नहीं की गई, यह पूछ रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप भी ये पूछेंगे, मतलब प्रेस पूछेगा कि आपने जब आपको वोटर लिस्ट मिली तो गड़बड़ियां क्यों नहीं देखी। उन्होंने कहा ये ब्राजीलियन मॉडल है, शुरुआत में एक फोटो लगाई, ये बताइए कौन से राज्य की है, फिर उन्होंने खुद बताया कि ये ब्राजील की मॉडल है और इसका इतनी पोलिंग स्टेशन पर एज वोटर नाम दर्ज है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आपने अपील क्यों नहीं की उसके खिलाफ। हर चुनाव से पहले ड्राफ्ट लिस्ट मिलती है,
सारे पोलिंग एजेंट को मिल जाती है। राहुल गांधी ने कहा वो बहुत लेट मिलती है, एन वक्त पर मिलती है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसको चेक कर सकें। तो ये उनका जवाब था। 22 इलेक्शन पिटीशन ही हरियाणा के असेंबली इलेक्शन को लेकर के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मात्र 22 एप्लीकेशन। ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन के हमारे सोर्सेस, सूत्र ये बता रहे हैं 90 की असेंबली है, 90 सीटों की, केवल 22 पिटीशन हाई कोर्ट में गई हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो कांग्रेस पार्टी को तो जुट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उनका काम था कि अगर किसी वोटर ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो वो उसका नाम जुड़वाते या कटवाते, वोटर लिस्ट के अंदर वो नहीं किया गया। फिर वो चुनाव आयोग पूछ रहा है क्या राहुल गांधी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ था, उसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो डेड और डुप्लीकेट वोटों को वोटर लिस्ट से हटाता है, जो सिटीजनशिप को वेरीफाई करता है और जो वैध मतदाता होगा उसी को मौका देगा वोट डालने का। एसआईआर हमने इसलिए किया, चुनाव आयोग कह रहा है। राहुल गांधी क्या उसका समर्थन नहीं करते हैं? फिर दोबारा पूछा कि बीएलए ने, कांग्रेस के बीएलए ने जब वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही थी तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किए, अपील क्यों नहीं फाइल की है, यह पूछा जा रहा है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कई वोटरों के नाम के आगे मकान नंबर 0 लिखा होता है। राहुल गांधी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर नहीं होता लेकिन वो भी वोटर होता है, तो हम जहां पर उसका कोई मकान नंबर नहीं होता हम वहां हाउस नंबर 0 डाल देते हैं। ये पहले से चला आ रहा एक चलन है, वही है। तो राहुल गांधी ने लेकिन फिर पूछा, फिर उन्होंने कुछ लोगों को आगे सामने खड़ा कर दिया कि इनका मकान नंबर 0 दिखाई दे रहा है लेकिन ये तो कहते हैं मेरा पता ये है, तो इनका पता उसके अंदर क्यों नहीं है? तो ये वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है। फिर ये भी पूछा जा रहा है कि आपके जो खासम खास हैं पवन खेड़ा जी और राहुल गांधी के, उनके नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, तो क्या पवन खेड़ा ने 2 जगह वोट दिया? ये कह के चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि 2 जगह 4 जगह नाम होने का मतलब यह नहीं है कि उसने उतनी जगह वोट डाला। अगर पवन खेड़ा का नाम 2 जगह तो 2 जगह वो वोट डाल नहीं सकते, डाल वो एक ही जगह सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। फिर यह कहा है हाउस नंबर 0 के जवाब में चुनाव आयोग के सोर्सेज ने कि कई जगहों पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वो मकानों की नंबरिंग ही नहीं करती है, मकानों को नंबर देती ही नहीं है, तो हम उस मकान नंबर को कैसे दर्ज करें, इसलिए 0 लिख दिया जाता है। अब फिर बिहार के लिए कहा है कि बिहार में जब एसआईआर चली तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2.5 महीने में बिहार के चुनाव से पहले एक भी अपील क्यों नहीं फाइल की गई? एक भी अपील क्यों बिहार के इलेक्टोरल रोल को लेकर फाइल नहीं की 2.5 महीने में भी? तो ये चुनाव आयोग पूछ रहा है। तो अब ये बात तो ठीक है, 2.5 महीना तो बहुत वक्त होता है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमको वोटर लिस्ट ही एंड टाइम पर नहीं मिलती, एंड टाइम पर मिलती इसलिए हम नहीं कर पाते। एनीवे, अब ये सारी बातें हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसमें चुनाव आयोग जो है वो दोबारा अब कोई सफाई देगा? देंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा की तरफ से भी एक आधिकारिक जवाब जो है एक्स पर पोस्ट किया गया है। टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लिख रहे हैं चीफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा, क्योंकि इस बार हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के सवाल उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री असंवैधानिक तरीके से अपने पद पर बैठा, वो चुनाव जीता नहीं, वो हारा था। As you are aware, the electoral rolls are prepared in a transparent manner as per the Representation of People's Act. ये कह रहा है सीईओ ऑफिस हरियाणा का, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का। फिर वो कहते हैं कि the latest electoral rolls were shared with the representative of INC, मतलब कांग्रेस पार्टी, as under draft electoral roll of second SSR 2024 अगस्त 2024 में सेकेंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट हरियाणा के वोटिंग का पोल की मतलब लिस्ट सितंबर 2024। आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन नंबर ऑफ फर्स्ट अपील्स फाइल्ड बाय कांग्रेस पार्टी विद कंसर्न डीएम निल, नंबर ऑफ सेकंड लेवल अपील्स फाइल्ड विद आईएनसी विद सीईओ हरियाणा निल। फिर बताया, मतलब फिर कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि आपने कोई आपत्ति चुनाव से पहले दर्ज क्यों नहीं कराई। एज फार एज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न्ड, इलेक्शन रिजल्ट्स कैन बी क्वेश्चनड ओनली बाय अ वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। It is understood that during a press conference held today, you had mentioned about the inclusion of ineligible electors and exclusion of eligible electors in the electoral rolls. You are kindly requested to sign and return the enclosed declaration under oath, under rule, जो भी रूल का नाम दिया है, with the names of such electors so that we can proceed. फिर एक बार चुनाव आयोग
उनसे हलफनामे पर सबूत मांग रहा है राहुल गांधी से कि ये आप हलफनामे पर हमको दीजिए, और वो हलफनामे का जो ड्राफ्ट होगा वो भी उन्होंने साथ में अपने एक्सपोज पर लिख दिया है। जवाब चुनाव आयोग का वही है जो पिछली बार था, सबूत हमें दे दें, हलफनामे पर सबूत दे दें, हम उसकी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब चुनाव को हो गया वक्त, इस चीज नतीजों को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, उसकी अब ये अवधि होती है, वो अवधि भी मेरे ख्याल से तो अब निकल चुकी है। तो अब चुनाव, क्योंकि 1 साल हो गया चुनाव को, ऑब्वियसली निकल गई है, तो चुनाव अब कह रहा है हमको हलफनामे साहब आप दे दो। बात करूं हमारे मेहमानों से, एक बार जरा देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, ये हाइड्रोजन बम था जो राहुल गांधी कई दिनों से बना रहे थे, और उन्होंने तो ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृहमंत्री और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तीनों अपने पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वोट चोरी करके आए हैं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, क्या जवाब दिया जा सकता है इनका? और चुनाव आयोग की तरफ से अगर देखें सौरभ, तो जिन बातों को आपने बताया, उसके अलावा ये कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्या इसका मतलब ये है ना कि मान लिया जाए कि राहुल गांधी SIR का आप समर्थन करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स या जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाने के लिए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको हटाने के लिए तो चुनाव आयोग अभियान चला रहा है, फिर उसकी मुखालफत वो क्यों करते रहे। लेकिन सौरभ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ हैं। अगर इस तरह की बात सामने आती है तो अपने आप में एक गंभीर सवाल तो खड़ा करता ही करता है, और अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ियां हों तो निश्चित तौर पे उनका जवाब देना भी आयोग के लिए आसान नहीं है। हालांकि ये बातें कही जा रही हैं कि तब के जो BLA थे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, उस समय अगर किसी वोटर के आके जब आप वोट देता है उसमें शंका या संदेह होता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाता है BLA के द्वारा, वो क्यों नहीं किया गया, उसके बाद कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट में ये बताया गया कि सिर्फ 22 मामले हैं पूरे हरियाणा में वोटिंग को लेकर, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने बहुत सारे वैसे सवाल खड़े किए हैं जिनका स्पेसिफिक आंसर अभी तक आयोग के सामने से नहीं आया है, कि अगर इतने बड़े लेवल पे जैसे 22 फोटोग्राफ्स एक मतदाता के हों, वो फोटोग्राफ्स किसी फॉरेन के मॉडल का हों, तो क्यों उसके लिए ये अभियान नहीं चला कि आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी चीज़ों की पड़ताल कर सके। ये सारे वैसे सवाल हैं जिसका जवाब का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कानूनी प्रक्रिया है कि आप एक एफिडेविट दें और एफिडेविट के मार्फत शिकायत और सबूत दें, तो फिर उसके हिसाब से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। सिर्फ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ देवेंद्र, व्यूअर्स भी, क्योंकि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, जो उन्होंने कर्नाटक की आलंद को लेकर, सीट को लेकर या महादेवपुरा सीट को लेकर के पहले आरोप लगाए थे, उसमें और ये जो आरोप आज हरियाणा को लेकर लगाए, इसमें अंतर क्या है? क्या वही बात वो दोबारा कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, या इस बार कुछ नया, कुछ बड़ा है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि जिस प्रकार का काम कर्नाटक में किया गया, इस प्रकार का काम हरियाणा में भी किया जा रहा है, इस प्रकार का काम दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने एक एनालॉजी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि एक सेंट्रलाइज लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि कर्नाटक के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर वो चीज़ें की तो वो स्थानीय नेता के द्वारा कराई दी गई थी, बल्कि उनकी कोशिश ये थी ये दिखाने की कि एक बड़े लेवल पे, सेंट्रलाइज लेवल पे किया जा रहा है। दूसरा उनका आरोप ये है कि चुनाव आयोग ऐसा होने दे रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि इन सब के पीछे वो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को निशाने पे ले रहे थे। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि एक मैकेनिज्म के तहत ये किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी बहुत चालाकी के साथ उन राज्यों के बारे में नहीं बता रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी जीती, इसी सिस्टम के तहत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, इसी सिस्टम के तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, इसी सिस्टम के तहत लोकसभा चुनाव में उनकी 99 सीटें हैं जिसपे उनके नेता हाथ भांज के अपनी जीत के तौर पर दिखा रहे थे, इसी सिस्टम के तहत बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पे लेके नहीं आ पाई थी। तो ये सारे वैसी चीजें हैं जिसको राहुल गांधी बहुत चालाकी के साथ उसको छोड़ते हैं। उन्होंने सिर्फ उन मामलों को, उन जगहों को उठाया है जहां पर वो बीजेपी पे निशाना साध सके। जैसे पवन खेड़ा का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, क्या वो भी 2 जगह वोट करने गए थे अगर राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से देखें तो? दूसरी चीज की ये मान लेना कि ये सारी चीजें वो हैं जो कि ये सारे वो नाम है जो कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट करती, ये बहुत विचित्र सी बात है कि ये पता नहीं है एजम्पशन उनका कहां से हो जा रहा है। क्योंकि आप किसी भी दल में सौरभ अगर आप उसको उठा के देखें, और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा हम लोग कहते रहे हैं कि जब से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में अगर आप जाएं तो वहां पर तमाम वोटर्स आपको दोनों ही पक्ष के ऐसे मिल जाएंगे जो वोटर लिस्ट को लेकर अपनी शिकायतें करेंगे कि उनका नाम कट गया, उनका हट गया है, पिछली बार उन्होंने वोट किया, इस बार उनका वोट नहीं है। यहां तक कि सौरभ आपको हैरानी होगी कि 2022 के
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि राज्य में हमारी सरकार है, व्यवस्था हमारी है, बावजूद इसके हमारे वोटर्स के बहुत सारे नाम कट गए हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे ये प्रक्रिया होती है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती ही होती हैं, और उस कंडीशन में सिलेक्ट करके पिक करना, उसको अपने हिसाब, किसी मामले को और अपने हिसाब से पेश करना, जाहिर तौर पर राहुल गांधी क्योंकि अपोजिशन के लीडर हैं वो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बहुत चालाकी के साथ कर रहे हैं कि सिर्फ उन मसले को उठाते हैं जहां उनको सूट करता है। ये बात जो इलेक्शन कमीशन के सोर्स कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था और चुनाव आयोग और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, बोले और सर चुनाव आयोग और बीजेपी के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं ने ये चुटकी ली कि अभी तक तो राहुल गांधी को एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, मीडिया, उन सब के पीछे भी डिजाइन दिखता था, और आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही उसी आधार पे हुई कि क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को जीत दिखा दिया गया था तो इस हिसाब से उनकी जीत हो जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल ज्यादा बेहतर होता है ओपिनियन पोल से, तो ओपिनियन पोल भी कह रहा था हरियाणा कांग्रेस जीतेगी, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे। एनीवे, और आप याद कीजिए जब उन्होंने पहली बार इस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एडिशन डिलीशन में गड़बड़ी करके सीट में प्रॉब्लम करने की बात उठाई थी, तो कर्नाटका की जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र उन्होंने किया था, कर्नाटक के एक मंत्री ने यह बयान दिया था कांग्रेस पार्टी के कि ये काम तो हमारा था, हम सो रहे थे उस वक्त, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, ये तो हमको चुनाव से पहले देख लेना चाहिए था, तो कमी हमारी है। उस व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया था राहुल गांधी ने। एनीवे, मैं अब आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। हाइड्रोजन बम से आपने क्या पाया, कुछ धरती कापी, क्या हरियाणा का इलेक्शन चोरी हुआ, और क्या भारत का लोकतंत्र मरा हुआ है और चुनावी व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया। त्रिपाठी जी, एक तो ये कि पता नहीं ये हाइड्रोजन बम है या नहीं, क्योंकि एच फाइल्स तक तो मैंने देखा, तो हो सकता है अभी और कुछ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो हाइड्रोजन बम कही। यही था, हो गया खत्म। हाँ, टाटा बाय बाय। उन्होंने कहा बाकी बिहार के बाद, क्योंकि बिहार के बाद भी आप लोग यही बात करेंगे, ये उन्होंने कहा। देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो जो मूल उनका मकसद है और जो साफ साफ मुझे अब विदेशी डिजाइन दिखता है, यहां इसको स्पष्टता से फिर मैं दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता सीधे सीधे विदेशी साजिश की डिजाइन के आधार पर तैयार एक पीपीटी है। ब्राजीलियन मॉडल है, उसका एक स्कैनर लगाकर वो मोबाइल से करते हैं और कहते हैं देखा ये ब्राजीलियन मॉडल का पेज खुल गया। इसमें कौन सी बात है भाई? अगर किसी ब्राजीलियन मॉडल का आपने स्कैनर लगा दिया तो उसी का पेज खुलेगा, दूसरे का तो खुलेगा नहीं। वो हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही है? मैं वही तो कह रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि 22 जगह नाम है, तो ब्राजील से एक मॉडल को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी 22 जगह वोट दिलाएगी? इज इट पॉसिबल? और अगर उन्हें गड़बड़ी करनी होगी तो 22 जगह उसी मॉडल का नाम क्यों डालेंगे? मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो क्या है कि लोगों के मन में संदेह आ जाए कि ऐसे चुनाव चोरी किया जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो दुनिया के किसी हिस्से में कोई कर नहीं सकता। फिर एक और ऐसा ही इन्होंने बताया है, अलग अलग जगह नाम बताए हैं, फोटो है, उम्र है। हम लोग लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि भारत के चुनाव की मतदाता सूची बहुत ठीक होने के बाद भी उसमें बहुत गड़बड़ रहती है। कई बार ये होता है, नाम, पति का नाम, पिता का नाम, उम्र 36 से 63 हो जाए, 72 हो जाए, वो सब होता है। लेकिन उन्होंने शुरुआत कहां से की? सबका एग्जिट पोल दिखाया और दिखाया कि देखिए कितना शानदार जा रहा था। दूसरा क्या बताया कि देखिए पोस्टल बैलेट था। मतलब जो उनका बेसिक है वो क्या है कि एक तो एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं, दूसरा पोस्टल बैलेट बता रहे हैं। अब उसके आधार पर तो देश के लगभग सारे चुनाव पलट चुके हैं। 15 का बिहार का चुनाव तो चलते चुनाव में पलट गया था। काउंटिंग हो रही थी और हम लोग सब लोग देख रहे थे, अचानक चुनाव पलट गया, क्योंकि भाई जहां से काउंटिंग होगा बिहार का चुनाव में मेरे साथ बगल में पत्रकार थे, वो तो दिवंगत हो गए। उन्होंने कहा कि लाओ संगीत और सैफरन कोट हम भी पहन लेते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा चुनाव, और 12 बजे के बाद पूरा का पूरा पलट गया। टीवी की डिबेट में बैठे लोग अचानक उत्साहित थे, अचानक एकदम से हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के मतदाता को कोई भी अपने तरह से कहे कि मैनिपुलेट कर दे, ये संभव नहीं। अब समझिए वो उन्होंने पोस्टल बैलेट वाली बात क्यों की कि पोस्टल बैलेट कौन भरता है? आमतौर पर सरकारी कर्मचारी जो दूर रहता है, कहीं पोस्टिंग और है, वो नहीं आके वोट डालते। ये सुविधा उसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं होती है, तो उसमें फजिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में होगा ना वो आदमी। एक जगह के अलावा कहीं और भी रिकॉर्ड में सरकार के वो है, तो वो एक बस पूरी कंप्लीट कर लो। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वहां जहां फजिंग नहीं हो सकती पोस्टल बैलेट में, वो तो हम जीत रहे, और जहां ईवीएम खुले
तो बीजेपी जीत गई। ऐसा है। अच्छा, जब कोई ये कहता है कि पोस्टल बैलेट में नहीं हो सकता है इस तरह कोई गड़बड़ या मैनिपुलेशन, तो पता नहीं पोस्टल बैलेट का क्या क्या हाल होता था, वो हम सब ने जाना है। और मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि कौन करता था, लेकिन हमने अपने सामने देखा है कि पोस्टल बैलेट एक साथ तय करके लोग बैठ जाते अच्छा, थे, आपने थप्पा कहा मार के। इसमें ये लेकिन जो मूल बात है, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराया जा रहा था। हम लोग भी गलत साबित हुए, हम लोगों को भी लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही। खुश हो गए मोदी जी तो भाई, तो मोदी जी की तो इज्जत चली गई। मोदी और शाह अपनी इज्जत नहीं बचा पाई वोट चोरी से, और राहुल गांधी बहुत बढ़िया कर रहे। बीजेपी कह रही है, ये तो कहती है कि हमको अगर चोरी करनी होती तो हम 300 सीट से 240 पर क्यों आते, क्यों नहीं 405 सीट पारी करा लेते, एग्जिट पोल भी सही साबित हो जाता। लेकिन ये बात हरियाणा को लेकर जो वो कह रहे हैं, मुझे तो ये भी अनुभव है, एक पोलस्टर सर उनसे हम लोगों ने सर्वे निकाला, फिर से याद दिला दूं, जो लोग कहानी कुर्सी की देखते हैं, हमने बात की थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। स्पष्ट तौर पर यह बात हमने, मैं बोल रहा हूं आपको, एक एग्जिट पोल करने वाले व्यक्ति उन्होंने किया, एग्जिट पोल में कहा कि कांग्रेस जीत रही है। फिर हमने उस काउंटिंग से एक दिन पहले फिर उनको बुलाया प्रोग्राम में, फिर पूछा उनसे कि आपका कुछ रिवीजन किया क्या आपने? बोला हाँ हमने रिवीजन किया, अब इतनी सीट कांग्रेस की और बढ़ा दीजिए आप। जीत तो पहले ही रही थी, उसमें कुछ और सीटें उन्होंने जुड़वाई और नतीजा हो गया उल्टा। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी डिजाइन का खिलौना है, टूल है। आप बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के क्या लगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बहुत सारी स्पेसिफिक बात कही है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई सवाल रेलेवेंट थे या कोई सवाल बिल्कुल रेलेवेंट नहीं, नए भी हैं तब भी, पुराने हैं तब भी रेलेवेंट है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 100 बार सवाल खड़ा किया जाए तो 100 बार जवाब मिलना चाहिए। इससे मैं सहमत नहीं हूं कि पिछली बार भी कहा था जवाब देते, पिछली बार महाराष्ट्र की थी, कर्नाटक की थी, अब हरियाणा की है, तो अलग अलग जवाब देना चाहिए। अभी हम सब लोगों की या देश भर में ये सहमति है, अभी हमारे मित्र देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में कहें कि वोटर लिस्ट में नाम कट गया था, तब तक तो ठीक है, या मैं कहूं विजय त्रिवेदी कहते हैं कि ये गड़बड़ी होती है, तब तक तो ठीक है। राहुल गांधी कहें तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? है, उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रियल लेवल पर डिजाइन के तहत। हाँ, तो वो बड़े लेवल, वो आपको बड़ा दे रहे ना। इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना, हम लोगों को नहीं देना। कि इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जिनके सोर्स आप बता रहे हो वो खुद ही सीधे बता देना। सोर्स क्या बता रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ही तो बता रहा है आपको मतलब हम लोगों को जो इलेक्शन कमीशन में हमारा कोई रिपोर्टर जिससे बात कर रहा है वो बता रहा है। वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल हुआ ना, तो मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी तो ज्यादा है ना। इलेक्शन कमीशन का जो सोर्स है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ये बात बता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को आकर इस पर साफ करना चाहिए, और इसमें डिजाइन की कोई बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार कहा था इलेक्शन कमीशन के वो सीईसी साहब थे, उन्होंने तो इतनी जोर से धमकाया था कि हम कार्रवाई करेंगे, कर लेते। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? इसका सवाल का भी तो जवाब होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था माफी मांगेंगे नहीं तो कार्रवाई करेंगे, कर लीजिए कार्रवाई, कोई उनके ऊपर कार्रवाई करने से कोई रोक रहा है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। वो तो इन्होंने बार-बार कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा की सीईओ ने कि एफिडेविट भर के दे दीजिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी हो, विजय त्रिवेदी हो, सौरभ हो, अगर इलेक्शन सिस्टम में कोई गड़बड़ी की बात बताता है तो उसे इलेक्शन कमीशन को अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है ये। जवाब आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, विजय जी का कहना है। सवाल रेलेवेंट है, बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं तो बहुत चीज़ें आप लोग सुन रहे थे, मैं कुछ और सुन रहा था। क्यों? उन्होंने कहा कि ये हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको हम बता रहे हैं, वे अपने भविष्य को देखें। राहुल गांधी विदेशी षड्यंत्र का भारत के अंदर एक टूल है, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। आप देखेंगे कि जहां जहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हुआ हो, चाहे वो नेपाल के अंदर हुआ है, उसका पहले ग्राउंड यही तैयार किया गया है कि जो चुनी हुई सत्ता है वो चुनाव की प्रक्रिया में धांधली हुई है, इसलिए वहां पर बैठा हुआ है। वो बार बार ये दुनिया को बताना चाहते हैं और भारत के अंदर वो ऐसा जनमत तैयार करना चाहते हैं जिससे ये बताया जा सके कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राज्यों में मुख्यमंत्री बना करके बैठी हुई है, वो सब चुनी हुई नई सरकार है। तो ये तो और जरूरी है कि फिर इलेक्शन कमीशन जवाब दे। सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है कि कपड़ा फाड़ता है, एक विक्षिप्त आदमी आप देखते होंगे आईटीओ पर कि वो रोज कपड़ा फाड़ रहा है, तो आप उस पर ध्यान देना इग्नोर करना शुरू कर दें। दूसरा है कि वो षड्यंत्र के तहत कर रहा है, तब तो उसको गंभीरता से बिल्कुल लेना चाहिए। राहुल गांधी को कैसे पता है कि वो 22 के 22 वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बा? इसकी क्या गारंटी है कि उसने कांग्रेस को वोट नहीं किया है?
वो सारे के सारे फ्रॉड वोटर्स जो है वो कांग्रेसी वोटर्स ना हो। इसकी क्या गारंटी है कि वो वोट हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि वोट हो भी गया। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ये बताइए कि वो फ्रॉड क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब आया ना नहीं, फिर। नहीं, सुनिए, सर ब्रेक का समय हो जाएगा उनकी बात के लिए। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा या तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे देखिए, या कार्रवाई करे। देखिए दो चीजें हैं, दो में से एक तो करे। दो चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, वो कहा ना कि एफिडेविट देकर कीजिए, हस्ताक्षर देकर कीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। दो चीजें हैं। मैं विजय जी की एक बात से सहमत हूं। सुन लीजिए, काम इलेक्शन कमीशन का है। सुन करते लीजिए हैं। सर, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें गलतियां होती अच्छा हैं, ठीक है निकलती हैं। सर प्रोफेसर साहब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि कुछ नहीं था इसमें भड़काने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सीधा मानता हूं राहुल गांधी विदेशी एजेंट की तरह समीर जी भारत बोलिए। में काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो पहली एक बार पत्रकार वार्ता ली थी कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रहा है, उसी को उन्होंने थोड़ा विस्तार के रूप में आज उसको बताने की उन्होंने आज कोशिश उन्होंने की कहा है। पूरा एक स्टेट ऐसे बिल्कुल। और जो हाइड्रोजन बम वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई विस्तार से मैं बताऊंगा, और आज उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की किस लेके। लेकिन मुझे लगता है कि जब पहले फेज का वोटिंग कल जब बिहार में 121 सीटों पर होने जा रहा है, तो राहुल गांधी को जब अगस्त में पता पड़ा था कि बिहार के अंदर जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट के अंदर से 65,63,000 लोगों के नाम काटे गए, उसमें से कई ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार की सूची अगर वो लेकर आते हैं वोटिंग एक दिन पहले और बताते, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर बिहार में हमें एक भी नाम ऐसा मिलेगा कि जो चुनाव आयोग ने गलत तरीके से काटा है, तो हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा कि भाई देश के 12 राज्यों में, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एसआईआर को लेकर हमला बोला, तो राहुल गांधी अगर आज उस बिहार वोटर लिस्ट को लेकर कोई नया सनसनीखेज लेकर आते कि भाई किस तरीके से गलत चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर किया है, और मैं उसे एक्सपोज कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी की बात को महत्व मिलता, और जो एसआईआर शुरू हो रहा है उसके लिए भी चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ता। इस समय राहुल गांधी ने सिर्फ वही बात बोली जो पहले बोला था, उसको उन्होंने नए तरीके से पेश करने की कोशिश ये की। पॉइंट आपका नहीं सर, ये पॉइंट ठीक है। इतनी मेहनत महाराष्ट्र के इलेक्शन की बजाय आप बिहार के इलेक्शन में करो, तो चुनाव से पहले आप परिणाम अगर कोई प्रभावित करना चाह रहा और था, आप सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते। आज पत्रकार वार्ता कहते हैं, दोपहर को आप सुप्रीम कोर्ट में जाते तो चुनाव आयोग को इस बात का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ता कि भाई जो उसने एसआईआर की है तो ये गलती है और त्रुटि कैसे रह गई उसके ऊपर। राहुल गांधी जी ने अपना हाइड्रोजन बम आखिरकार एक्सप्लोड कर दिया। ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, राहुल जी ने कर दिया अपनी तरफ से। कहा हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ, पिछले साल जो हुआ था हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी ने फर्जी वोटरों के दम पर जीता। लाखों लाख फर्जी एंट्रियां थी, डुप्लीकेट एंट्रियां थी, गलत एंट्रियां थी, और उन्होंने उसके बहुत सारे प्रमाण आज दिखाए। उन लोगों को भी कुछ लेकर के आए सामने जिन्होंने कहा कि हमारा वोट काट दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बहुत क्लोज चुनाव होना चाहिए था। मान भी लें अगर, तो भी क्लोज, मतलब वैसे तो मानते हम जीत रहे थे, लेकिन अगर क्लोज चुनाव भी था जिसमें कुछ सीटों 8-10 सीटों में हार जीत का अंतर कुल मिलाकर 22,000 वोट था, और वो सीटें पलट जाती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो ये तो चुनाव चोरी किया गया है और सेंट्रलाइज तरीके से इस तरीके से फर्जी वोटर बनवाए गए हैं। ये बीजेपी ने कराया। ऑब्वियसली उनका क्या मानना है कि चुनाव आयोग को सब मालूम है, चुनाव आयोग इसके प्रमाण हमें नहीं दे रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं पोलिंग बूथ की, और चुनाव आयोग जो डुप्लीकेट वोटर हैं वो चाहे तो सॉफ्टवेयर की मदद से एक एंट्री, एक कमांड से वो सारे डुप्लीकेसी खत्म कर सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर इसका फायदा बीजेपी नहीं ले पाएगी। ये उनका जब आरोप था, और चुनाव आयोग की तरफ से जो हमारे सोर्सेज ने बताया वही बात जो पिछली बार कही थी, हमें अपने आरोप आप ओथ पर शपथ उठाकर हल्फनामे में दे दीजिए और हम आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने पहले जब ये काम नहीं किया तो इस बार भी नहीं करेंगे। अब आप में से किसी को इस मुद्दे पे कुछ कहना है तो दोबारा आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं, मैं उस पे एक और बात कहना चाह रहा हूं, और अच्छा होगा कि वो जो नायब सिंह सैनी वाली प्रेस वार्ता थी, एक एग्जिट पोल वाला था, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब देश के चुनाव के समय नायब सिंह सैनी ने एक सामान्य प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत बढ़िया से एक तरफा जीतेंगे, हमारे पास सारी व्यवस्था है। अब उसको ये कह रहे हैं कि वो व्यवस्था क्या है, हर पार्टी के नेता को आप उठाओ, और उसमें कह रहे हैं देखिए कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के आरोप लगाने के तरीके हैं। कौन सा नेता होता है, भूपेश बघेल मुझे याद है, कह रहे थे हम एकदम क्लीन स्वीप कर रहे हैं काउंटिंग के ठीक पहले, तो क्या करें, भूपेश बघेल कुछ और कर रहे थे और वो तो चुनाव हार गए। मुझे तो कोई याद नहीं आता है जो ये कहे कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो ज्यादातर हवा हवाई हैं, सिर्फ संदेह पैदा करने की कोशिश है, और वो संदेह किसी तरह से लोगों के दिमाग में चिपके तो कुछ लोग सड़क पर आकर, अगर चिपकता तो अब तक आ नहीं गए होते लोग, बिहार में तो आ गए होते, और जगह तो छोड़िए ना, बिहार में तो आ गए होते।
ये बिहार में इन सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए ना, जो सवाल खड़े किए जाएं उन पर जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं समझता सर हूं इलेक्शन कमीशन एक को। रिस्पॉन्स सवाल- उसको इस लगता है कि वो सवाल का- जवाब दे चुका है। सवाल अब वो- इस सवाल का एक ही जवाब है ना, एसआईआर को ये बढ़िया ब्राजील बेहतर मॉडल तरीके की से फोटो काम राहुल करना। गांधी ने तो नहीं लगाई होगी। नहीं तो वो तो उनका तो सॉफ्टवेयर कहीं और से एक काम सितंबर करता है को ना। 1 सितंबर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा चुनाव, वो उनकी आप वेबसाइट पर चले जाइए या एक्स हैंडल पर जाइए इलेक्शन कमीशन के ईसीआई के, वहां आपको मिल जाएगा। 1 सितंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी बिहार की वोटर लिस्ट की, और उसमें यह था लास्ट डे ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 1 सितंबर वो तारीख थी, आखिरी दिन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का था। इसमें पूरी लिस्ट है नेशनल पार्टियों की, स्टेट पार्टियों की, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्टेट पार्टियों में सीपीआईएमएल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बीएलओ हैं बिहार में 17,549, और ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स रिसीव्ड जीरो। ये मैं 1 सितंबर की बात कर रहा हूं, आज हम खड़े हैं, अब तो अभी चली गई। ये भी सोचिए ना, वो 22 या तो 22 ब्राजीलियन मॉडल होती हैं। एक तो ब्राजीलियन मॉडल क्यों लाएंगे भैया, यहीं से लोगों को कुछ ले लेते अगर चोरी वोरी करना ही था। दूसरा, उनको लाएंगे 10 जगह जाके या 22 जगह वोट करेंगी तो उनको एकदम स्पेशल एंट्री होगी कि नहीं नहीं ब्राजील से आई हुई हैं और ये भाजपा बात पक्ष में वोट वोट करेंगे। डालने का नहीं ना, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ये मसला इस है। पे तो हम सहमत हैं आप सर। इससे आप नहीं, इसको नहीं, अलग सर। तरीके से पेश कर रहे हैं। ना ना ना, वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वो ये From कह the नहीं है कि day ब्राजील one हम हम- मॉडल- सर देखें नहीं, देखें नहीं, ये आज जो इसमें जो आनंद वाली बात है, कर्नाटका का आनंद है ना सर, महाराष्ट्र का है। वो जहां एसआईटी बनी थी, जब जांच हुई, जहां का कर्नाटका की एक सीट का आरोप लगाया था, वो बात सही है कि ये बात नहीं, महादेवपुरा के अलावा कि उन्होंने वहां पर बहुत सारे फर्जी एंट्रियां, बहुत सारे फर्जी वोटर बनाने का प्रयास हुआ था। वो बात वहां के बीएलओ ने, ब्लॉक बूथ लेवल अफसर ने पकड़ ली थी। फिर उसकी हाउस टू हाउस जाकर के उसका जांच उसको चेक किया गया, पाया गया कि ये जिनके नाम कटवाने के आवेदन आए सब गलत आए हैं, और वो फिर किस नंबर से आए हैं, वो कौन सा सर्वर है, और सब जांच वगैरह सब हुई थी। वो एसआईटी जांच कर रही है वहां की बिहार कर्नाटका पुलिस की एक। तो ये बात वहां से स्थापित हो चुकी है, ये बात ठीक है राहुल गांधी की, कि एक सेंट्रलाइज तरीके से फर्जी तरीके से वोटर कटवाने या वोटर जुड़वाने के प्रयास होते हैं। इतनी बात तो क्योंकि इसकी पुलिस जांच कर रही है तो वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन वो वोट बने नहीं थे वहां, ये भी हमको साथ में बताना चाहिए। कर्नाटका में वो अभियान जिसका भी था वो फेल हो गया था। इतना, इसका मतलब चुनाव आयोग ने कहा था कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे, अंधेर गर्दी नहीं मची हुई है कि कोई किसी ने कहा साहब इसका नाम काट दो और किसी ने कहा इसका नाम जोड़ दो तो जुड़ जाएगा। उसका वेरिफिकेशन होता है, घर जाकर किया जाता है, ये चुनाव आयोग कह रहा है, वरना वो नाम सबके कट जाते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हजार लाख नाम राहुल गांधी ने बताया फर्जी एंट्री वाले, ये एक ही आदमी, एक ही चेहरा, और उसके 20 जगह वोट बने हुए हैं। क्या 20 जगह वोट डाला? मूल प्रश्न ये है, कोई ये साबित कर दे कि एक आदमी ने 2 बार वोट डाला है तो इलेक्शन फ्रॉड है। नहीं, साथ में अगर वोट नहीं डाला तो फ्रॉड कैसे है? सौरभ साथ में ये भी जोड़ देना, उनका कहना है कि ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में डाले गए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसकी क्या गारंटी है कि वो जो फर्जी वोटर्स थे वो कांग्रेस के वोटर्स नहीं थे? सवाल ये है, इसकी क्या गारंटी? तो नहीं किया काम ये। अरे भाई, वो दूध के धुले हुए हैं क्या? उनके हो सकता है उनका कि वो बीजेपी पर नहीं सर मसला वो नहीं है, सुनिए, मसला ये है कि कट्टा, देखिए दो बातें समझिए, ये आप 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। क्या ये बात की जानकारी इस देश को नहीं है क्या कि कट्टा और बंदूक और राइफल से चुनाव जीते जाते थे, मतपेटियां उठा ली जाती थी? तब तो कांग्रेस का ही जमाना हुआ करता था, राज्यों में भी सरकारें उसकी बनती थी और केंद्र में भी उसकी सरकारें बनती थी। ईवीएम ने तो ला करके कम से कम उसको परिष्कृत किया है, और आज जब क्या आप इसको, इस देश को पता नहीं है कि बंगाल के अंदर जो है वो पूरा का पूरा ईवीएम का सवाल ही नहीं है, वोटर कौन वोटर है और कौन नहीं है इसका सवाल है। सवाल वो बदल गया, ईवीएम पर कौन डाउट कर रहा है आज? नहीं, वो इसलिए नहीं डाउट कर रहे हैं कि बरसों बरस उस तरह की साजिश का आरोप लगा के कुछ उसमें नहीं मिला। अरे एक कभी मुझे पैड पर आरोप लगा के कुछ निकला, ये नया निकाला है, ये भी खत्म हो। कहानी कुर्सी की एक व्यूअर मुझे लिख रही हैं, ये जेनजी को क्यों अपील कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जेनजी का नाम क्यों लेते हैं? इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है जेनजी को प्रोवोक करके देश का माहौल खराब करने की। यही बात तो शुरू में जेनजी बोलना बार-बार, ये तो मैं भी यही तो मैंने शुरू में कहा। नहीं, जेनजी किसे कहते हैं? जेनजी हमारे युवा बच्चों अरे भाई, युवा बच्चों को बोलना, जिन्होंने नेपाल में आग लगा दी, नेपाल की जेनजी। अरे भाई, जिन्होंने एक सेकंड सर, नहीं मैं ये कह रहा हूँ जेनजी को आपने नेगेटिव कॉनोटेशन में डाल दिया। जेनजी तो युवा है ना किसी भी देश का,
तो सब लोग युवाओं को ही तो आग्रह करते, वो जयप्रकाश नारायण से लेकर वाजपेयी जी तक हो, नरेंद्र मोदी तक हो, अटल बिहारी वाजपेयी तक हो, राहुल गांधी तक हो। आप मुझे भोला कहते हैं आज, मैं बहुत कहता हूं भोले हैं। नहीं भोले नहीं है, विजय जी जैन बहुत जी भोले हैं। यूथ है कि नहीं है, और जैन जी को नेगेटिव कॉन्नोटेशन में डालना बहुत अच्छी बात सर, नहीं आपके है। मेरे देखते देखते आग लगा दी नेपाल को, क्या बात इससे कर क्या रहे हो गया? हैं तो क्या फर्क जेंजी पड़ता है? जेंजी करके? किसी ने जेंजी को नेगेटिव कोनोटेशन में ये भारत कह ही में रहे नहीं ना हम डाला। जब कह नहीं, रहे नहीं सर, सर इसको स्पष्टता से करना चाहिए। जेंजी इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, हिंसक हुआ, लोग मारे गए, और उसी की तर्ज पर हमारे देश के ढेर सारे नेता कहने लगे कि बच के रहो नहीं तो वही होने लगेगा। अरे भाई, कहीं किसी तरह की मुश्किल होंगी, वहां करप्ट पॉलिटिशियन है, वहां डायनेस्ट है। अभी तो शशि थरूर समझा रहे थे ना कि डायनेस्ट रहेंगे तो उसको दिक्कत दूसरे होगा। इशू पे मत जाइए ना, डेमोक्रेसी अभी में। आज इस पर तो- बात करते नहीं, हैं। नहीं, डायनेस्ट के उससे तो जुड़ा सब हुआ लोग है। खिलाफ है। उससे हम जुड़ा हुआ बात है, ये कह डायनेस्ट रहे तो हैं है कि नहीं। जब जो सौरभ जी सवाल कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई क्या उन्होंने वोट डाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन ये वोट डाला, ये कौन बता सकता है इलेक्शन कमीशन के अलावा? कोई नहीं बता ये मैं आम सकता। आपसे तो सहमत हूं। आप इस आरोप को इसलिए खारिज कर देंगे क्योंकि राहुल गांधी नहीं बता वो सकते, कह रहे क्योंकि भाई राहुल मुझे गांधी तो नहीं मुझे- बता अब सकते। अब वो कह ये रहे- तो इलेक्शन कमीशन को बताना 100% चाहिए सहमत। कि राहुल गांधी जी ने ये बताया, ये अब गलत इलेक्शन है। कमीशन कह रहा है नहीं साहब, कह रहा हूं, सही सुन- है सुन- कि नहीं सुन- जी। इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि आपने मान लीजिए 5 लाख फर्जी एंट्रियां पाई, तो मुझे वो 5 लाख एंट्रियां तो बताओ, तो मैं चेक करूंगा। वो सरकारी संस्था है, वो कह रही सरकारी तरीके से मुझे 5 लाख नाम बताओ ना, जहां गड़बड़ी है हम चेक कराएंगे। वो तो तो दे राहुल उन्होंने गांधी दी- वो उसको तो दी है ना उन्होंने। नहीं दे रहे ना, इसमें वो फिर नहीं दे रहे। और फिर फिर वही से- मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्शन, आप एक बात को समझिए कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि नहीं ये कि भाई उसको ठीक करना चाहिए। 1 अब लाख आप बार अपना उसी घर का ठीक काम नहीं है। करना चाहता तो फिर भाई इसमें वो तो बहस क्या कह ही होगी? रहा है इलेक्शन सौरभ जी, कमीशन, वो तो तथ्य कह ही याद- रहा है कि हम इसीलिए तथ्य एसआईआर याद कर रहे लीजिए, हैं। तथ्य याद कर लीजिए, जितने लोगों के नाम इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताए थे महादेवपुरा वाले में, सब गड़बड़ निकला था। जितने बताए थे कि एक आदमी यहां से चला बंबई, बंबई से चला बेंगलुरु, लखनऊ का आदमी उसने बता दिया कि भैया हमारी काहे निजता खतरे में हाँ, डाल हाँ। दो। जिसको इन्होंने लेकिन उसके नाम बिहार- थे उसमें। नहीं, चलिए, मैं ये भी वही साफ बात- कीजिए। इसमें इसके कोई नाम और थे, रिएक्शन उसमें आएगा क्या तो है? फिर हम आगे चीज़ बात है ना। करेंगे। नहीं, बहस उसने तो कहा सब वही हो उसने रहा है। कहा कि मैं मुंबई का वोटर बन गया हूं, अब उत्तर प्रदेश में रह गया, हमने नाम कटवाने मैं के एक लिए बात कहूं आपसे, अर्जी की एक बात है। कहूं उसने कहा था ये बात। वो सरकार की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इलेक्शन कमीशन सबकी मंशा पर शक करते हैं। हम भी आज कह रहे हैं हमें राहुल गांधी की मंशा पर शक है। उसमें क्यों भी कह कोई रहा हूं? दिक्कत नहीं सुने, इस मुद्दे पर नहीं, दूसरे मुद्दे पे। बिहार में प्रचार करते हुए एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कल क्या कहा? आर्मी को लेकर कल उन्होंने सेना को ले आया बीच में, आर्मी, इंडियन आर्मी, और उन्होंने कहा भारतीय, वो क्या आरोप लगाते हैं कि भारत की सिविल सर्विस में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मीडिया में 10% लोग पूरे तंत्र को चला रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में 10% अगड़ी जातियां, फॉरवर्ड कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस, वटेवर, जहां पर जो भी फॉरवर्ड होता है, ये लोग देश चलाते हैं। बाकी 90% अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ये भारत को चलाने वाले सिस्टम में इनकी कहीं भागीदारी नहीं है। ये उनका आज का नहीं, पुराना आरोप है। फिर उन्होंने कहा 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाल लीजिए और बता दीजिए इसका कौन सा सीईओ, एमडी दलित समुदाय से आता है। सब 10% से आते हैं, सारी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं। फिर उन्होंने कहा आप सेना को ले लीजिए, सेना 10% लोग चला रहे हैं, भारत की सेना, वहां 90% आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं है। सुनिए, 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन लोग समाज के अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, सेना में
उनका कंट्रोल है और 90% सेना में उनका कंट्रोल है, 10% वालों का कंट्रोल है। भाई सेना की तो भर्ती प्रक्रिया से मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे देश का गांव वाला भी अपरिचित होगा। गांव में रहने, ज्यादातर गांव में रहने वाले लोग, हमारे किसान परिवारों से आने वाले बच्चे, वो सेना में सिपाही बनते हैं, पूरे देश से लिए जाते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है उसमें। आप हमारी जो रेजिमेंट हैं या जो कंपनियां जिस नाम की होती हैं उनको ही उठा के देख लीजिएगा, रेजिमेंट है तो कोई अहीर रेजिमेंट है, कोई राजपूताना रेजिमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, रेजिमेंट को अब मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मांग, चले ठीक है, लेकिन क्या बहुत सारी है ना, जातियों के नाम पे है ना। इसमें एक जाट रेजिमेंट तो है, जाट तो है, जाट कहीं भी फॉरवर्ड है, बिल्कुल, जाट कहीं भी फॉरवर्ड माना जाता है, ओबीसी माना जाता है ना जाट, तो जाट तो है। नहीं, इतना ही नहीं है, यही लोग कहते थे एक समय में, और बड़ा दुखद है ये सब बात करना, कि देखिए देश के लिए मरने वाले सैनिक जो हैं उनमें 90% तो वही लोग हैं, और आज ये कह रहे हैं कि वही 90% नहीं 10% कमांड करते हैं। उनकी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं सर। तो वो ये नहीं कह रहे कि सेना में 90, नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। वो ये नहीं कह रहे राहुल गांधी की सेना में 90%, 10% का कंट्रोल है। हाँ। सेना पर जिनका कंट्रोल है ना, वो 10% आबादी, वो सबको, आपने जो शब्द इस काम में लिया ना, अगड़ी जातियों को, वो देश की जो भी पावर वाली जगह सेना है। क्यों लिया इसमें? सेना भी इसलिए क्योंकि वो ऊपर से, मतलब वो सबको बोल रहे हैं सेना को लाए हैं, वो आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि सेना में इसी पे आपत्ति है सर, मैं आप सेना को क्यों लाया? हाँ, तो ये कर सकते हैं आपत्ति, इसमें कोई बात नहीं। किसी को तो लेकिन वो छोड़ ये दो कह यार। रहे हैं। और मैं तो किसी को तो छोड़ दो। मैं तो एक ही चीज और सेना की भर्ती में आपको कहेंगे फिर वो छाती वाली बात। भाई सेना पार्टी पर राहुल का कंट्रोल है, राहुल सेना की भर्ती छाती देख के होती है। नहीं, तो निकल जाना पूरा एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार, एक पूरा सत्ता प्रतिष्ठान को 53 साल तक चलाता रहा, आज भी बाहर से है। विदेशी एजेंसियों के साथ, एजेंटों के साथ किसके संबंध है? किन एजेंसियों के साथ कांग्रेस पार्टी का संबंध है? इस पर तो जिक्र होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं आप अपनी पॉलिटिक्स में से देश में कुछ तो संस्थाएं ऐसी होंगी जिनको छोड़ सकते हो ना। नहीं, उनको इस सेना को देश मत लाओ इस बहस में। अराजकता पैदा करनी हो तो कुछ भी कर लेंगे। राहुल गांधी जो राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे, उनका राजनीतिक भाषण था। राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि भाई ब्यूरोसी के प्रधानमंत्री के जो पीएम हो उसके अंदर कितने ओबीसी या दलित या पिछड़े लोग हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है अपर कास्ट से राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, और सरकार ने तमाम मौकों पर इसका जवाब दिया है कि किस क्षेत्र में कितने ओबीसी और दलित है। राहुल गांधी यह प्रश्न बाकी जगह उठा सकते हैं, लेकिन सेना को लेकर राहुल गांधी का बयान देना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना को राहुल गांधी को जिक्र नहीं करना चाहिए था। सेना में थोड़ी जाति और धर्म देखा जाता है कि जाति देखकर सिलेक्ट किया जाता है या धर्म देखकर सिलेक्ट किया जाता है, या सेना के अंदर कोई थोड़ी कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन है कि भाई इतने सीटें ऊपर लेवल पर एससी एसटी के लिए आरक्षित रहेगी, कि सेना प्रमुख एससी एसटी से आरक्षित रहेगा। वह देश की सेना है। मुझे लगता है राहुल गांधी को कम से कम सेना का जिक्र नहीं करने चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है तो आप कहो कि ब्यूरोक्रेसी में यह स्थिति है कि पार्टी के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी ने हमने कितना आरक्षण दिया है, आप उस चीजों का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन और सर वहां पर आरक्षण सिस्टम लागू है ना, तो आप उसका जिक्र करो कि भाई आरक्षण लागू है, लेकिन आप राहुल गांधी सेना में भी आरक्षण चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत गलत बात है ना। अगर आप सेना को इस तरीके से आरक्षण से बांटने की कोशिश कर रहे हो और आप ये संकेत दे रहे हो कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो सेना में भी हम कोटा सिस्टम लेकर आएंगे, हम देखकर बनाएंगे कि कौन एससी एसटी आदिवासी से आता है जिसको हम सेना प्रमुख बना सके। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी राहुल गांधी की गलती है। जो बात प्रोफेसर साहब ने याद दिला दी, कल ही शशि थरूर ने कहा है ना आर्टिकल लिख के कि देश में परिवारवाद की जगह मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में ऊपर वैकेंसी आएगी कभी? कोई मेरिट से ऊपर कांग्रेस का अध्यक्ष टॉप बॉस बन पाएगा क्या? अरे एक ही परिवार के अंदर माँ, बेटी, बेटा, ये सवाल कोई उनकी पार्टी के सांसद ने उठाया है। सवाल ट्रंप की उल्टे गिनती शुरू हो गई है और ट्रंप को ये पता भी है, इसके प्रमाण भी आ गए हैं। कुछ पोल हुए हैं, जैसी लोकप्रियता मापने के लिए पोल होते हैं, कौन कितना लोकप्रिय, उसमें ट्रंप कहां पर है ये आपको मैं बताऊंगा। और अब तो वहां चुनाव हो रहे हैं, गवर्नर के चुनाव कल कुछ राज्यों में हुए हैं अमेरिका के, और वो चुनाव हार गए। ट्रंप की पार्टी वो चुनाव हार गई है। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा इलेक्शन था, मेयर का इलेक्शन था, और वहां पर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे, कम से कम 100 साल में सबसे कम उम्र के मेयर होंगे, दक्षिण एशिया के इकलौते मेयर होंगे जो वहां पर हैं। 34 साल मात्र उम्र है उनकी। और ट्रंप ने खूब विरोध किया था इनका, धमकियां तक दी थी एक तरीके से न्यूयॉर्क के वासियों को। ये कहा था कि अगर आपने इनको जिताया तो मैं खर्चे बंद कर दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर जो मिलता है, बेयर मिनिमम पैसा मैं दूंगा, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट आदमी है।
ये हम लोग क्योंकि भारत से क्या कनेक्ट है इसका, तो वो मैं भी आपको बताता रहता हूँ। एक तो भारतीय मूल के हैं, मीरा नायर प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, उनके बेटे हैं ये, और इनके पिता जो थे वो मेरे ख्याल से किसी अफ्रीकन कंट्री से आते थे, वो युगांडा के थे वो। तो ये उनका बैकग्राउंड है, लेकिन ये पले बड़े अमेरिका में ही हैं। 50.4% वोट इनको मिला है। 50% से कोई भी आदमी जीते तो बड़ा वोट होता है वो। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कोमो थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हारे हुए व्यक्ति थे। मतलब जोरान ममदानी भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वहां पार्टियों के अंदर पहले इलेक्शन होता है कि हमारा नॉमिनी कौन होगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो उसमें कोमो हार गए थे। डेमोक्रेट पार्टी से नहीं थे नहीं, ये, सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरी पार्टी है। कोमो अरे नहीं मुझे लगा कि जामदानी की आप नहीं, कोमो जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय लड़ रहे थे। उनको 41% वोट मिला, 8.5 लाख वोट मिला उनको। और ट्रंप के जो पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे कर्टिस स्लिवा, उनको 7.1% वोट, मतलब लगभग 1,45,000 वोट उनको मिला, और वो तीसरे नंबर पर रहे। इन पर लाख प्रयास हुए कि ये मतदान से हट जाएं, अपना नाम खींच लें वापस, तो ममदानी हार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। ठीक हमारे बिहार की तरीके से, जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो उन्होंने वापस नहीं लिया। हुआ वही जो होना था, ममदानी चुनाव जीत गए। ये सोचेंगे, ट्रंप को मालूम था कि ममदानी जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे उम्मीदवार को वोट देने की वजह नंबर 2 पे जो चल रहा है उसको दे दो, लेकिन इसको हराओ। अब ये खैर जीत गए। अब ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वो शहर की फंडिंग रोक देंगे। ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इसके बावजूद ममदानी ने न्यूयॉर्क में ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन न्यूयॉर्क ही नहीं, वर्जीनिया, न्यू जर्सी में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार हुई है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार पर पोस्ट किया, देखिए मजेदार, और ये ट्रंप है। उन्होंने कहा आप रिपब्लिकन चिंता मत करो, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन क्यों हारे हैं? बोले देखो, एक तो वहां बैलेट पेपर से वोट होता है। बोले कि वहां बैलेट पर ट्रंप की फोटो नहीं लगी थी ना, ट्रंप का नाम नहीं था ना वहां पे, तो लोग तो ट्रंप देख के वोट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वहां चेहरा और नाम ट्रंप का नहीं था। और दूसरा, ये जो शटडाउन चल रहा है, शटडाउन मतलब अमेरिका की सरकार अपने खर्चों के लिए जो बिल है उसको पास नहीं करवा पा रही पार्लियामेंट से। ट्रंप अपने खर्चे नहीं पास करवा पा रहे हैं, तो इनको कई विभागों की सरकारी नौकरियों से लोगों को निकालना पड़ा है। और ये अमेरिका के इतिहास का शायद दूसरा सबसे लंबा शटडाउन माना जा रहा है। तो कह रहे हैं कि शटडाउन की वजह से ये सब हो गया। और दूसरा, ट्रंप का नाम बैलेट पर नहीं था। सबसे लंबा शटडाउन हो गया, सबसे लंबा शटडाउन है। तो जो आदमी अपने सरकार के खर्चे के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं ले पा रहा है, वो अब चुनाव भी हार रहा है। ममदानी ने, लेकिन इंपॉर्टेंट, जोरान ममदानी ने इलेक्शन जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू को याद किया। भारतीय मूल के हैं तो याद भी किया। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उसको पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पर कि न्यूयॉर्क का मेयर जीत के जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहा है। This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. जोरान ममदानी कह रहे हैं आवाज बढ़ा लो ट्रंप जी, अब यही सुनने को मिलेगा आपको। अमेरिका में मेयर चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के पीछे ट्रंप की घटती साख है। असल वजह यह है, अमेरिका के ज्यादातर लोग देश की दिशा और राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं, अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, और लोगों का दावा है कि ट्रंप अब लोगों से दूर हो गए हैं। वहां सर्वे हो रहे हैं, सीएनएन पर मैं सर्वे देख रहा था, उनका सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है। इसमें ट्रंप की रिकॉर्ड रेटिंग जो है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। 37% पर है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। मतलब अमेरिका के 37% लोग ही केवल मानते हैं कि ट्रंप अच्छा काम कर रहे हैं। 32% लोग मानते हैं देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 68% लोगों का कहना है देश काफी हद तक गलत रास्ते पे है और लोगों से कट चुकी है रिपब्लिकन पार्टी। इस सर्वे में ज्यादातर लोग ट्रंप की टैरिफ को लेकर, उनकी नीतियां, अर्थव्यवस्था और उनके जनरल कामकाज के तरीके से असंतुष्ट हैं। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं? तो ट्रंप ने सर्वे को ही फेक बता दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखें, इनका जवाब था इन सर्वेज के ऊपर। इनका जवाब है, सो मेनी फेक पोल्स आर बीइंग शोन बाय द रेडिकल लेफ्ट मीडिया, all slanted heavily towards Democrats and far left wingers. In the fair polls and even the reasonable polls, I have the best numbers I ever had. कि असल पोल करोगे तो मेरे तो रिकॉर्ड नंबर आ रहे हैं।
एंड व्हाई शुडंट आई एंडेड 8 wars, मैंने 8 जंगें रोकी, क्रिएटेड द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, केप्ट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस डाउन, एंड आई एम सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर राइट ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक फॉर अ फ्यूचर यूएसए. फेक न्यूज विल नेवर चेंज, दे आर इविल एंड करप्ट. तो जो हमारे मन का नहीं वो इविल एंड करप्ट है, वो गलत है. ये ट्रंप का जवाब है उनका. सर, चुनाव भी हार रहे हैं, पोल भी बता रहे हैं कि लोकप्रियता घट रही है, 3 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन चुनावों ने तो साफ ही कर दिया. वैसे भी उनकी लोकप्रियता घट रही है लगातार, बल्कि नाराजगी बढ़ रही है. आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नाराजगी ट्रंप को लेकर बढ़ रही है. और ये शटडाउन है जिसका जिक्र अभी हमने किया कि सबसे लंबा शटडाउन है, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है. 36 दिन हो गए, 36 दिन हो गए. इतना बड़ा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उससे उस पर असर उसका हो रहा है. और लोकप्रियता लगातार उनकी घट रही है. अब लेकिन अब वो चुनाव जब तक नहीं होंगे, तो अभी तो है उनके 3 साल बचे हुए हैं, तो वो उस पर वो काम करते रहेंगे. लेकिन मुझे इस पर हैरानी हुई कि वो कह रहे हैं कि फोटो उस पर नहीं है. अमेरिका की वो जो लिटरेसी रेट पर मुझे शक होने लग गया. क्या वहाँ पर फोटो देखकर वोट डालते हैं लोग? उनको पता है ना रिपब्लिकन कौन है, डेमोक्रेट्स कौन हैं, दूसरे कौन हैं. लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग है सर, आपने इसका जिक्र किया कि मतलब जिक्र हमने किया कि न्यू जर्सी और वर्जीनिया, न्यू जर्सी में सबसे हाईएस्ट इंडियन ओरिजिन की सर, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे. बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी के आरोपों पर. करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे. इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है. मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज सब फर्जी था. और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो. अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी चुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है. बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए. तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है, उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं. नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए. ये मेरा उनको पहला सुझाव है. उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे. अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं. हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे. लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए. तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी. हमारा एक्सपेक्टेशन का हिसाब से हमको नतीजा नहीं मिला, फिर भी लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा. ये लोकतंत्र का नियम है. और उसके बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया. हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया. लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं. ये खेल तो बराबर हम उसको गलत मानते हैं. दूसरा, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है. इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा. आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है. हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं. अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं. और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह,
उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते हैं, और वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, एक सिंपल प्रोसेस को मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। हमारा लोकतंत्र बहुत साफ है। हमारा इलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चलाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बात मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ही कहेंगे। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं। तो किरण रिजिजू को उतारा पार्टी ने, बीजेपी ने, जवाब देने के लिए राहुल गांधी की बातों का। अब राहुल गांधी आएंगे, वो कहेंगे कि सवाल हमारा इलेक्शन कमीशन से है, जवाब बीजेपी क्यों देती है? आरोप तो बीजेपी पे ही है उनका कि बीजेपी सब करा रही है, तो इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। जवाब में क्या कहा उन्होंने? हार को स्वीकार करना सीखें राहुल गांधी। चुनाव वो भी जीतते हैं, जो चुनाव जीतते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? जो चुनाव वो हारते हैं वही सवाल क्यों है? और ये सर्वे तो हमको भी कई चुनाव में जीता हुआ दिखा है, लेकिन हम हार गए इलेक्शन। वो लोकसभा में हमको बहुत आगे दिखाया, हमको उतनी सीट नहीं आई, हमने तो किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। तो राहुल गांधी चुनाव के वक्त भारत में रहें, चुनाव में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, तो इससे शायद उनकी जो चुनाव में परिणाम है बेहतर हो। अगर वो चुनाव के वक्त विदेश घूमने जाएंगे, वोटर लिस्ट जब आ रही है उस पर अपनी पार्टी को ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे, तो चुनाव के परिणामों में यही होता रहेगा। ये बीजेपी का खैर उनको लेकर के जवाब है। इसमें भी कुछ नया नहीं था, जैसे राहुल गांधी के लिए कहा त्रिपाठी जी ने कि कुछ नया नहीं था, वही पुराना था, ऐसे बीजेपी के जवाब में भी कुछ नया नहीं था। सर समीर जी। नहीं, बीजेपी में नया ये है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी को समझा रही है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव ही सही तय होता है। आप जनता के बीच जाइए, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ। पहले आप लगातार ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे थे कि भाई ईवीएम को मैनेज किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। अब ईवीएम छोड़कर आप वोट चोरी के मुद्दे पर आ गए। तेजस्वी के साथ आपने मिलकर बिहार के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली, वोट अधिकार यात्रा। उसके बाद फिर जब चुनाव की बारी आई तो चुनाव में आपने एक भी रैली के अंदर वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन प्रियंका गांधी जाती है, वो वोट चोरी की बात नहीं करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, वो उसकी नहीं, बात राहुल गांधी बिहार में बोल रहे हैं वोट चोरी, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं ना। और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रैली की, तो राहुल को पूरा चुनाव के केंद्र में वोट चोरी का मामला रखना था। राहुल गांधी ने कहीं नहीं रखा, एक बार बोल देते हैं और बाद में उससे ये बात सही है, उस लेवल पे नहीं वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को चुनाव के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने वही बात की जो पहले पत्रकार वार्ता लेके एक बार कह चुके थे, उसमें कोई बहुत कुछ नहीं। राहुल गांधी के मन में तो ये बात है कि मैं बिहार हार रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के नतीजे आएंगे तो हम फिर इसी ट्रेंड पर बात कर रहे होंगे, इतने फर्जी वोटर यहाँ ये स्वीकार किया कि चुनाव हारेंगे, तो वो तो कह चुके ना। और अभी तो जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका जो बयान आया था कि भाई अभी एसआईआर की क्या जरूरत है, पहले बिहार का परिणाम आ जाने दिए फिर देखते हैं। मतलब क्या जो एसआईआर बिहार में हुआ है वो क्या बिहार के परिणामों के हिसाब से? चलें सर, ठीक है, इस पर तो अलग चीज है। काफी बात कर ली हम लोग। ट्रंप की बात आपको बता रहे थे। ट्रंप न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन हार गए, न्यू जर्सी का इलेक्शन हार गए, कई और जगह पर शटडाउन लगा हुआ है, सरकार के खर्चे वो पास नहीं करा पा रहे पार्लियामेंट से। अब मिड टर्म पोल भी होंगे कुछ महीनों के अंदर, सर ज्यादा बताएंगे आपको। वो अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर तो ये लेम डक प्रेसिडेंट रह जाएंगे, मतलब बड़े फैसले कर ही नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में आपके पास नई मेजॉरिटी होगी तो बड़े काम ट्रंप नहीं कर पाएंगे। अभी भी जैसे वो ये जो टैरिफ के फैसले कर रहे हैं, वो भी तो ये आइडियली उनको पार्लियामेंट से पास करा के करने हैं, लेकिन वो उन्होंने एक इमरजेंसी
नियम का हवा को इस्तेमाल करके ये टैरिफ की लड़ाई शुरू की, वही मैं बता रहा था। अब कल से, बीता कल वेडनेसडे से, आज से माफ कीजिएगा, वेडनेसडे आज है, आज से सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के इनके टैरिफ की सुनवाई शुरू हो गई है। ये टैरिफ वैध हैं या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब ये जान लीजिए मतलब की बात। अगर ये अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको इस इमरजेंसी क्लॉज का यूज करने का अधिकार नहीं है और पार्लियामेंट टैरिफ तय करेगा, अगर मान लीजिए उनको भारत में 50% टैरिफ लगाना है, ट्रंप नहीं लगाएंगे ना, पार्लियामेंट में वो बिल लाएंगे, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि भारत पर 50% टैरिफ लगाओ, उसके लिए वोट होना चाहिए। उतने वोट है नहीं इनके पास पार्लियामेंट में। तो अब सवाल यह है कि होगा क्या अगर ये पलट गए तो? इनको $100 अरब लौटाने पड़ेंगे अमेरिका को। दुनिया के तमाम मुल्कों के $100 अरब वापस करने पड़ेंगे जो इन्होंने बढ़े हुए टैक्स या टैरिफ लगा करके वसूले हैं। और उसमें हम कहां हैं देखिए, चीन और हांगकांग के 35 अरब डॉलर, मेक्सिको के $6 अरब, कनाडा के $2.25 अरब, ब्राजील के $63 करोड़, अरब और करोड़ का फर्क, एक अरब माने 100 करोड़ का गुना, भारत के 48 करोड़ 72 लाख डॉलर लौटाने पड़ेंगे। मतलब हमसे जो भी व्यापार हमने किया इनके साथ बढ़े हुए टैरिफ की दरों पर, उसमें इन्होंने जो एक्स्ट्रा वसूला हमसे, वो पैसा भारत को लौटाना पड़ेगा। लुटिया डूब जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं एक बार, ट्रंप, कि अगर ये करना पड़ गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा। अच्छा, कई देशों से तो इन्होंने एक किस्म की फिरौती वसूली है, जैसे जापान, साउथ कोरिया। इन्होंने कहा, वही आजकल कट्टा शब्द ज्यादा चलता है, कट्टा सटा के कहा अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगी तुम्हारी कंपनियां, और उन्होंने प्लेज कर दिया देशों ने $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। कहां सब लौटाना पड़ जाएगा इनको सर? ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए, और वो उनके अपनी वजह से ही हुए हैं शुरू। कि जिस तरह से वो टैरिफ को लेकर हम लोग बार बार इस पर चर्चा करते रहे कि दुनिया भर के देश तो खिलाफ हैं। अमेरिका में बहुत उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर, ठीक है, वहां पर सेनेट में भी इसको लेकर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, और शहरों में भी बात वहां पर उस तरह की हो रही है। इसीलिए मैंने वो वर्जीनिया का भी जिक्र आपको किया, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी। न्यू जर्सी का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है इंडियन ओरिजिन की। 4 लाख 4.5 लाख लोग करीब वहां पर इंडियन ओरिजिन के रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान क्या वाकई में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जैसा ट्रंप ने दावा किया? इस पर चीन ने तो कल मना कर दिया था, जवाब आ गया था। पाकिस्तान कल तक नहीं बोला था, अब जवाब पाकिस्तान का भी आ गया है। वो मैं आपको खबर बताऊं पूरी, लेकिन त्रिपाठी जी कोई विशेष टिप्पणी करना चाह रहे थे न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के पर और ट्रंप की हार पर। बोलिए सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि एलेक्स सोरोस ने अभी 5 घंटे पहले ममदानी जी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर बधाई। किसने बधाई दी? ये एलेक्स सोरोस हैं, ओपन सोसाइटी के जॉर्ज सोरोस के पुत्र हैं। जॉर्ज सोरोस के बेटे ने जोहरान ममदानी को बधाई दी है। हाँ, एक पहला ये हो गया। दूसरी लाइन सुनिए, जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू की जो बहुचर्चित जो उनका भाषण था, टेस्ट विद डेस्टिनी, उससे उन्होंने कोट करते हुए कहा है। अब तीसरी बात सुनिए, देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है, कह रहे देखो सब अरबपति और सब लड़ रहे थे लेकिन ममदानी जीत गया। अब सोरोस तो पता नहीं गरीब परिवार से आते होंगे, इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है कि ये हर जगह फंडिंग करते हैं। ट्रंप जिस बात को नहीं समझ पाए, जोहरान ममदानी ने उसको अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी इमिग्रेंट्स की थी, इमिग्रेंट्स की है और इमिग्रेंट्स की ही रहेगी। एक पर हमला करने का मतलब हम सब से गुजर कर जाना पड़ेगा ट्रंप को। एक व्यक्ति जिसके विचार, और एक और विचार मैं बताता हूं, 2020 की रैली में जोहरान ममदानी ने डिसऑनेस्ट थीव्स हु शुड गो ड्रिंक काउ यूरिन, ये जो हिंदू समूह है उनके लिए टिप्पणी थी। एक हिंदू लॉ मेकर हुई जेनिफर राजकुमार, ये फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड टू द न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर। इनको क्या कहा? पपेट ऑफ हिंदू फासिस्ट। नरेंद्र मोदी पर उनके क्या विचार हैं, इजराइल पर उनके क्या विचार हैं, और चूंकि ये युगांडा में पैदा हुए, अफ्रीका से फिर ये अमेरिका आ गए 7-8 साल की उम्र तक, लेकिन जब ये अपने कॉलेज में थे तो वहां ये जिस स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए थे, जिस कैंपेन से जुड़े हुए थे, वो फिलीपींस के लिए काम कर रही थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, इंडियन ओरिजिन लेकर, चूंकि मीरा नायर जी के पुत्र हैं, मीरा नायर जी ने वो महमूद ममदानी, मेरे ख्याल से इनके पिताजी का नाम है, उनसे विवाह किया था जो युगांडन स्कॉलर थे। लेकिन ममदानी के पूरे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। बहुत रेडिकल थॉट्स हैं। जिस तरह की उनके सपोर्टर से, एक एलन मस्क ने उसको रिपोस्ट किया है, उनके सपोर्टर से पूछा गया कैसा देश बनेगा,
क्यूबा, वेनेजुएला, सोवियत यूनियन, ऐसे ऐसे। तो सपोर्टर कहता है क्यूबा। अब आप जरा सोचिए, न्यूयॉर्क जहां दुनिया भर से लोग इमिग्रेंट भी जाता है, तो न्यूयॉर्क में बसने जाता है ना, क्यूबा में बसने नहीं जाता है। मतलब और ये भाई साहब फ्री 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 फ्री, उसको सबको तोड़ देंगे। आपने साहब आप इतनी बात आप क्या कड़ी से कड़ी आपने जो पिरोई कि कम्युनिस्ट माइंडसेट का एंटी हिंदू एंटी मोदी बिल्कुल। जॉर्ज सोरोस के लड़के ने इसको बधाई दी। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच इसने अपने जीतने के बाद कोट की, उसको रिपोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने भारत में। बिल्कुल। ये आप लिंक जोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस और सोरोस का ना? मैं ये बता रहा हूं कि ये चल रहा है। चलिए तो ये देश के लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विस्फोटक दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो परमाणु परीक्षण करने वाला ना तो पहला देश है और ना ही उसको दोबारा शुरू करने वाला पहला देश होगा। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने एक विदेशी न्यूज चैनल को यह बताया है, जो छपा हुआ है सब जगह, कि इस्लामाबाद ने परीक्षणों पर एक तरफा रोक लगा रखी है और संयम बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऑफिशियल पाकिस्तानी सोर्स का छपा हुआ बयान है। और भले ही पाकिस्तान लेकिन व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT जिसे हम कहते हैं, भारत की तरह उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, हमने साइन नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं था, और अगर दोबारा परमाणु परीक्षण दुनिया में शुरू हो जाए तो वो भी करने वाला वो पहला देश नहीं होगा। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक अनसाइंड बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम CTBT के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो CTBT के उद्देश्यों और प्रयोजनों का समर्थन करता रहा है। मतलब हम टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा मानना है। पाकिस्तान ये कह रहा है। 1998 में भारत की तरह ही पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया था। तो समीर जी, चलिए क्लैरिटी आई, मतलब ये अब इससे पता चलता है कि आप ट्रंप को कितनी गंभीरता से लीजिए। पाकिस्तान ट्रंप की बात काटने लगा है, कहां जा रही है धरती? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र ट्रम्प ने जरूर किया था, हालांकि पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के डॉन में भी एक खबर भी छपी थी कि पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा था। जो ट्रम्प ने कहा है उसकी तैयारी चल रही थी, हालांकि पाकिस्तान अभी इस बात को मना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अभी डरा हुआ है, वो भारत की से जिसकी जो पिटाई हुई है, अफगानिस्तान से उसकी जो पिटाई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब ट्रम्प ने जो कहा है, तो आने वाले दिनों में अगर ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान भी ये दुस्साहस कर सकता है। मुझे लगता है वो भारत को ये बताने के लिए करेगा कि भाई हम वापस अगर हमारे पे हमला होता है फिर से, तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से झिझकेंगे नहीं। हमारे पास परमाणु हथियार है, या वो दुनिया को या इजराइल को बताने के लिए या तो अफगानिस्तान को बताने के लिए वो कोशिश करेगा। फिलहाल पाकिस्तान इस बात को मना कर रहा है और वो अभी घर के अंदर इतना बुरी तरीके से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान उसको अलग परेशान कर रहा है, भारत से मार खा चुका है, उसके पास बिल्कुल कंगला हो चुका है, उसके पास कह रहे हैं अगर दुनिया में माहौल बन गया तो पाकिस्तान दोबारा टेस्ट कर सकता है। वो है आतंकवादी देश, वो तैयारी हमारी भी होगी, जैसा मानना है। करे, भारत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो करेगा। वो जिसको शांतिप्रिय देश तो है नहीं, वो निश्चित रूप से इस बात तो करेगा। लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके से आर्थिक रूप से टूट चुका है, जिस तरीके से युद्ध में वो मार खा रहा है अफगानिस्तान से और भारत से, फिलहाल वो ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस तरह की कोशिश। इसी से अगली खबर जुड़ी हुई थी, वो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी बैर लेकर एक बड़ी टेंशन मोल ले ली है। यहां भारत से घिरा हुआ है, उधर तालिबान से दुश्मनी शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ उसकी 8000 किलोमीटर लंबी सीमा अनसेफ हो गई, बल्कि एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध में वो फंस गया है। पाकिस्तान के डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार का एक बयान आया इस बीच, जिसमें वो सेना और ISI को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां का विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि 2021 में ISI चीफ मोहम्मद फैज हामिद, इन्होंने काबुल में जाकर एक कप चाय पी थी। गूगल करेंगे वो तस्वीर आ जाएगी, मुझे याद आ गई। वो गए थे, जैसे तालिबान अमेरिका छोड़ के गया और तालिबान काबुल में एंटर हुआ, तो पाकिस्तान का ISI चीफ भाग के वहां चला गया। इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उनकी तस्वीर आई थी, चाय पी रहे हैं, बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। ISI का आदमी चीफ पहली बार, मतलब ISI चीफ पहला व्यक्ति था वहां जाने वाला। वो चाय बहुत महंगी पड़ गई, ये आज का विदेश मंत्री कह रहा है पाकिस्तान का। इस दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया था। 100 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को जेल से तालिबान ने रिहा कर दिया, ऐसा इशाक डार का कहना है। इशाक डार तालिबान से पस्त होने के बाद उसका ठीकरा दरअसल अब इमरान खान और अपनी सेना पर फोड़ना चाहते हैं। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है IAG, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है?
सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 20-21 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। अरे तालिबान तुम्हारा पाला पोसा हुआ, तालिबान को छुपा के तुमने रखा, ट्रेनिंग तुमने दी, तुम्हारे पहाड़ों में वो रहे। जब अमेरिका वहां बॉम्बिंग करता था तो तुम उनको बचाते थे, अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाते थे। आज कह रहे हो कि हमारी इमरान खान ने जो है सब गड़बड़ कर दिया। सर देखिए, आपने कहा ना, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। 50 लाख जो ये अफगानिस्तान जिनको हमने अपने देश में शरण दिया, हमने बड़ा किया, हमने उनको राशन पानी मुहैया कराया। ये नहीं बताया कि हमने उनको लड़ने के लिए भी तैयार किया था। लड़ने के लिए भी उन्होंने अमेरिकी डॉलर लेकर। देखिए, अभी जब बात की जाती है ना कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 80 और 90 के दशक के उनका जो जीडीपी हम लोग जिक्र कर रहे थे कहानी कुर्सी में ही कि भाई हमसे वो बेहतर थे, दुगना जीडीपी पर कैपिटा था। वो कोई उनके अपनी प्रोडक्टिविटी के कारण नहीं था। वो जो वहां से आ रहा था वो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो अमेरिका उनको सप्लाई कर रहा था, सारे आर्म सप्लाई कर रहे थे, एड सप्लाई कर रहे थे, ये बहुत कैश सप्लाई कर रहा था, और उसको यूज किसने किया? वहां की आर्मी ने किया, वहां के आईएसआई ने किया। उस समय आप तालिबान को, जिसको हम कहते हैं ना, हम आप भस्मासुर पालेंगे तो एक दिन आपके सर पर हाथ रखा है, वही स्थिति आज के दिन में पाकिस्तान के लिए तालिबान बना हुआ है। पाकिस्तान अब अपने आप को एक अपने देश का रहनुमा स्वयं बनना चाहता है। वो अफगानिस्तान, तालिबान चाहता है कि हम स्वयं अपने देश का रहने। पाकिस्तान मेरे लिए इनको बड़ा अच्छा लगा था जब बांग्लादेश से शेख हसीना बिल्कुल भागना पड़ा कि देखो पाकिस्तान, भारत को एक दूसरी ओर भी जो है तनाव हो गया। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा हमसे, दुखी, दूसरी लंबी सीमा तालिबान से, वहां परेशान पिट रहा है। तीसरी सीमा ईरान से, ईरान में भी इनके झगड़े चलते रहते हैं, कभी ये मिसाइल स्ट्राइक करते हैं, कभी वो, और चौथी उसकी इलीगल चाइना के साथ। इलीगल, वैसे वो बॉर्डर हमारे साथ होता लेकिन इलीगल है क्योंकि कब्जा किया हुआ है चाइना ने। तो ये तो 4 बॉर्डर है पाकिस्तान के, 1 इलीगल है और 3 पर ये दुखी है। अब बॉर्डर पर जो एक्शन हो रहा है, पाकिस्तान कैसे डबल तरीके से फंसा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अफगानिस्तान कंधार और लोगार प्रोविंस में, इन राज्यों में अपने वॉर एक्सरसाइज कर रही है उसकी सेना। ये ड्यूरन लाइन के इलाके हैं। अफगानिस्तान ने एक अपना नया नक्शा जारी किया है। हाँ, और नया नक्शा जारी करने में उसने कहा है हम ड्यूरन लाइन को स्वीकार नहीं करते हैं। खुलकर कह रहा है कि नहीं मानते, और वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान का वो प्रोविंस है वो हमारा होना चाहिए। कह रहा है ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाना है, बिल्कुल ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना है। उसने नया नक्शा 2 दिन पहले जारी किया। हमारे यहाँ 30,000 हमारे फौजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज। तुरंत वहां तालिबान ने एक्सरसाइज शुरू कर दी ड्यूरन लाइन पर, और ये एक्सरसाइज जमीन और आसमान दोनों में हो रही है। इसमें तालिबान की स्पेशल फोर्सेस लगी हुई हैं, और पाकिस्तान के ईस्ट में हमारे बॉर्डर पर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी है। जरा कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनिए आप इस पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है, और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफ्सियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर एंगेज रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ जो है अफगानिस्तान को 2000 गालियां दे दें, यार देते रहे,
क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा जी, इंडिया ने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर गर्म किया हो, 50 साल से तालिबान हमने पाले, हमारे काबू ना आए, इंडिया के हत्थे चढ़ गए। भाई कमाल तो देखना पड़ेगा, मतलब उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। मैं मान लेता हूं कि हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करें, लेकिन ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि 50 साल हमने उनको पाला, पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमारे नहीं हुए, वो उनके फौरन से पहले हो गए। यार कोई तो क्या चीज हुई ऐसी हमसे? 50 साल, 40-50 साल बहुत लंबा अरसा है। उसके बाद हम कहते हो जी अब इंडिया की गोद में जाकर बैठे, तो यहां पे भी तो आप अपने गोद में बिठाने के चक्कर में थे। वो चलो किसी जमाने में हुआ करते थे, आपकी प्रॉक्सी चला करती थी, अब नहीं चलती। अब ये जो दो पाकिस्तानियों की आपने बातें सुनी, ये किसी भी स्टैंडर्ड से वहां की सरकार के या आर्मी के प्रो लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, रीजनेबल किस्म के लोग हैं दोनों के दोनों। एक को तो मैं थोड़ा जानता भी हूं, ये जो अभी बोल रहे थे, और इनकी भाषा से भी आपको लग गया होगा ये वहाँ के पंजाब के नहीं है रहने वाले, ये उन्हीं एरियाज़ के, हिल एरियाज़ के रहने वाले हैं, बॉर्डर वाले, दूसरी तो बॉर्डर वाले तरफ के। तो वो खुद कह रहा है आदमी 50 साल तुम पाल रहे थे तालिबान को, तो ये सोचो ना कि वो एंटी पाकिस्तान हो कैसे गया। कोई पाकिस्तान का भला चाहता है तो वो ये सोचेगा कि तालिबान मेरा दुश्मन क्यों बन गया। उस पर वो बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए बन गया कि अमेरिका के ड्रोन, पहले अमेरिका के ड्रोनों ने वहां पर बम मारे पहाड़ों में उनके, जो अब तालिबान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। पाकिस्तान की सेना ने बमबारी की, वहां के मासूमों को मारा टेररिस्ट के नाम पर। इसलिए वो लोग आपसे अब नफरत करने लगे हैं। क्यों बलोची नफरत करते हैं? तुम हेलीकॉप्टर में ले जाते हो, ऊपर से नीचे गिरा फेंक देते हो उनको। वहां अनमार्क्ड ग्रेव्स मिलती हैं बलोच लोगों की। क्यों बांग्लादेश तुमसे अलग हो गया था? तुमने रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, इतने महिलाओं का बलात्कार किया था, इसलिए वहां पर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान है, आप उससे कुछ सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, ये जो दोनों लोग कह रहे थे बहुत हद तक सच बात कह रहे थे, साफ साफ बात कर रहे थे कि अफगानी और तालिबानी तो पाकिस्तान ने ही पैदा किए ना सारे के सारे। उनको जिस तरह से मदद की, जिस तरह से किया, और ये डिप्लोमेटिक मतलब फॉल्ट के तौर पे, गलती मिस्टेक के तौर पे मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ जब अफगान का तालिबान वहाँ पर आ गए तो उनको क्या कैसे रिश्ते बनाने हैं, जो लोग आपके ही हैं उनके साथ क्या रिश्ते करने हैं। लेकिन उनकी हिम्मत उस समय नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका और तालिबान का जो एक झगड़ा था उस समय हिम्मत नहीं हुई। और अभी जब ये आए हैं विदेश मंत्री यहाँ पर, तब भी उनके पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम था, लेकिन तब भी उनकी हिम्मत ये नहीं हुई है। तो वो एक गलती उन्होंने की है। और अफगानी तालिबानी जितने लोग हैं वो पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारी वॉर एक्सरसाइज से अब देखकर तालिबान ने भी शुरू कर दी। लेकिन मैं तो बहुत लोगों की बातें सुनता हूं पाकिस्तान में, वो एक्चुअली डरे हुए हैं कि भारत ने ये जो 20 दिन कितने दिन की वॉर एक्सरसाइज है, नहीं वो कह रहे हैं कि इसमें हमला कर देगा भारत। उनको लगता है इसी वॉर एक्सरसाइज के दरमियान भारत हमला करेगा। वैसे ये अच्छी बात है कि वो डरे हुए हैं, उनको समझ में ही आना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, जो आपने परमाणु परीक्षण की बात कही, मैं इस परमाणु वाली बात कहते हैं सर, मैं आ जाता हूं, एक लाइन कह देता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर रहे तैयारी। ये उनके बयान, मैं भी यही जिक्र करना चाहता था कि सर क्रीक के आसपास जो इलाका है उसमें उनका बिल्टअप बहुत अच्छा बना हुआ है। और यही कारण है कि राजनाथ जी जब गए तो राजनाथ जी ने कहा कि ये दुस्साहस मत करना। पिछली बार सर क्रीक की तरफ से भी उन्होंने आक्रमण किया था कि ये दुस्साहस इस बार मत करना, ना हम पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। ये इसका मतलब ये बहुत साफ है, उनको पता है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, ये जारी है ऑपरेशन सिंदूर, और लोगों ने कहा था, चर्चा थी कि ऑपरेशन पार्ट सिंदूर हो सकता है, और ये जाड़े में इसका मुहूर्त बहुत अच्छा है। हमारी तैयारी तो पूरी है, नहीं तो बात ठीक है, लेकिन क्या भारत हमला कर देगा? ये तो कोई ना तो इसका कोई मुहूर्त हमला बता के तो करेगा नहीं। एक्सरसाइज कोई मेला थोड़ी है सर, तैयारी पूरी है ना, तैयारी के लिए है वो, ठीक है। त्रिपाठी जी, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं भाई, ये ट्रम्प गलत कह रहे हैं, हमने कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा या नहीं करेगा उसकी चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और कई बार लगता है ऐसे है कि उसके हिसाब से हमें सब करना चाहिए। हमारी तैयारी आज की तारीख में, हम चाइना के सामने खड़े हैं। आज की तारीख में दुनिया के बड़े देश देख रहे हैं कि भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज किस जगह है।
न्यूक्लियर टेस्ट के मामले में उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट तो कर ही रखा है। और मैं बार बार ये कहता हूं, जब आप न्यूक्लियर कैपेबल हो गए और अमेरिका का आपको साथ मिल रहा है, चाइना का आपको साथ मिल रहा है, तो आप कैसे वॉरहेड्स क्रिएट कर लेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, उसको एसेस करना थोड़ा मुश्किल है। असली बात है, क्या हमारी तैयारी है? हम निश्चित तौर पर तैयार हैं। हम नेक्स्ट जेन जितने तरह की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जितना संभव होगा बाहर से लाकर और जितना संभव होगा अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए। किसी ने मुझसे अभी मैसेज करके पूछा कि अभी कल आपने ये कहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल रैंक को पक्का करने के लिए कुछ बिल लाया गया है। क्या हुआ सर उसका? बात सही है, वो तो कल सेशन शुरू हुआ था उनकी पार्लियामेंट में। मतलब चर्चा चल रही है, आज आने की संभावना है बिल आने की। और बेसिकली ये पहला जो लेकर आएंगे वो जुडिशरी में जो चेंजेस कर रहे हैं, जजों के पावर कम कर रहे हैं, और सरकार तय करेगी कि जज का कहां ट्रांसफर होगा, और बड़े मामले को सरकार ही देखेगी। मतलब सरकार जो आदेश देगी उसको सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती न दे सके। जुडिशरी की ताकत कम बिल्कुल, पूरा जुडिशरी कम कर रहा है। सारे जजों की नियुक्ति जो है बेसिकली अपने हाथ में रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि इस अध्यादेश जो लेकर आएंगे या ये जो बिल लेकर आएंगे, इसके बाद वो इमरान खान के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि अभी इमरान खान को जिस तरीके से बेल मिली है कई मामलों को लेकर, ऐसा जज लाकर बिठा देंगे कि जो इमरान खान की पार्टी कह रही है इसमें मुनीर को पक्का करने के लिए ला रहे हैं। नहीं, वो तो बाद में लाएंगे। पहले इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को करो। तमाम तरह के जो केस चल रहे हैं अभी, जो शहबाज शरीफ है उनके पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पे कई केसेस लगे हुए। तो बेसिकली ये पहले जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करेंगे, और उसके बाद मुनीर को तो पता है ना कि देश मेरी मुट्ठी में, सरकार मेरी मुट्ठी में, आज नहीं तो कल करा लूंगा। पहले वो जुडिशरी को अपने हाथ में लेकर आएंगे, जिससे मुनीर को कोई तकलीफ ना हो, ना शहबाज शरीफ को तकलीफ हो। शहबाज शरीफ तो वैसे भी अभी वहां पर सुप्रीम कमांडर बने हुए, उन्हें कोई बहुत मुनीर रिटायर नहीं हो रहा ना, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, चले एक आपको मैं, अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक इंडोनेशिया वाली खबर लगी हुई है हमारी ब्रह्मोस की, वो जरा बता देते हैं व्यूअर्स को। अच्छी खबर है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए, चीन को प्रॉब्लम होनी चाहिए। भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को, इंडोनेशिया को, ब्रह्मोस चाहिए। और उनकी सेना और उनकी सरकार की भारत के साथ बातचीत चल रही है कि एक मसौदा तैयार हो जाए, करार हो जाए हमारा उनको ब्रह्मोस देने का। क्यों ब्रह्मोस? क्योंकि अब दुनिया ब्रह्मोस इसलिए चाहती है क्योंकि वो प्रूवन है। पहले था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और पाकिस्तान के जितने एयरबेसिस पर बम फटे वो यही थी। और इस बात की तस्दीक किसने की, कंफर्म किसने किया? शहबाज शरीफ ने, कि मैं स्विमिंग कर रहा था और रात के टाइम से सहलार का मुझे फोन आया कि हमारे बेस पर मिसाइल गिर गई है। ये तो खुद शहबाज शरीफ ने बताया था। अब दुनिया का इंटरेस्ट और बढ़ गया क्योंकि ये मिलिट्री, अब ये कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव हो गई कि ये कितनी केपेबल है। इससे पहले फिलीपींस को हम ये ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। 3.5 करोड़ रुपए का हमारा करार उनके साथ हुआ था और कुछ मिसाइल्स हम सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो हम कुछ एक्सपोर्ट करें उसके लिए रशिया की मंजूरी भी होती है। तो ये फिलीपींस वाला तो उनकी मंजूरी से हो गया था। इंडोनेशिया में अब अगर हाँ कर देता है रशिया, तो ये उसको भी सप्लाई होंगी। लेकिन आपके पास अगर जैसे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देता कोई हमको? मतलब कोई भी विकसित देश किसी भी डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं दे देता, हमको फिर भी मिलती है। पाकिस्तान को क्यों नहीं देता? भरोसा नहीं है। तो हम जिसको ये टेक्नोलॉजी और मिसाइल दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये देश हमारे भरोसे का है कि नहीं है। फिलीपींस को देंगे, चाइना परेशान करता है फिलीपींस को, देखिए इंडोनेशिया को देंगे। फिलीपींस के साथ और उसके जितने भी एशिया पैसिफिक के कंट्रीज हैं, कोई ऐसे 18 कंट्री हैं जिनके साथ चाइना का लगभग कॉन्फ्लिक्ट जैसा स्थिति वैसा बना रहा है। चाइना कहता है कि हमने वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमने सब सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिलीपींस को हमेशा धमकाते रहता है, वॉरशिप्स भेज देता है, उसके किनारे जाकर के वॉरशिप भेज देता है। फिलीपींस भी जो है भारत के साथ रक्षा समझौते को ऑलरेडी उसके साथ एक डिफेंस डील हो चुका है। ब्रह्मोस देने के कारण दरअसल बात यह है कि जो चाइना के दुश्मन हैं, भारत उनको ताकतवर बनाना चाहता है। जैसे चीन भारत के साथ खेलता है, पाकिस्तान को खड़ा करके प्रॉक्सी के तौर पे, भारत उन सब कंट्री के साथ खड़ा है जो उसको पाकिस्तान, जो चाइना को निडल कर सके। और इसी स्ट्रेटजी को भारत, टिट फॉर टैट जो है स्थिति जो है, यदि आप हमारे साथ करेंगे, जैसे रेड सी का मामला है, तो रेड सी में कभी भारत अपने युद्ध पोत भेजता नहीं था, लेकिन आज के दिन में वहां पर वो भेजता है। वो ये जताने के लिए कहता है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर है, जिसको आप कहते हो कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है। इंटरनेशनल वाटर में हम, जापान, हम सबके साथ। मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन खबर जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें। पाकिस्तान चाइना से 8 सबमरीन खरीदने वाला है। उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है,
कि मतलब उसको बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता। हमारे पास है, लेकिन वो ऐसी तकनीक वाली 8 सबमरीन खरीद रहा है चाइना से, जो 2-3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है बगैर जरूरत ऊपर आने की, उसको नहीं पड़ेगी। तो ये एक कैपेबिलिटी वो डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये वॉर एक्सरसाइज में पाकिस्तानी बार बार ये कह रहे हैं कि नेवी कुछ करेगी भारत। नहीं, इसलिए मैंने कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार जब यदि जंग होती है या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से, तो नेवी का बहुत बड़ा रोल होगा, जहां वो हमसे बहुत पीछे है, तो वो उस तैयारी में इस काम ठीक है।